अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू CFAP 3 ओरिएंटेशन which is the business management strategy. um, let's begin very quickly with our agenda. मेरे साथ मौजूद हैं सर अदील। आई अलॉन्ग विद मिस्टर अदील, हम दोनों मिलके इस कोर्स को लेके चल रहे होंगे आपके साथ। एंड विल आल्सो लेट यू नो हम इस कोर्स को कैसे कवर करा रहे होंगे। विल टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। एजेंडा के अंदर वी हैव 3-4 पॉइंट्स। वन इज विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। हम बात करेंगे अबाउट योर प्रॉब्लम्स ऑन CFAP 3। विल टॉक अबाउट सम पासवर्ड एनालिसिस and we'll let you know what the course, how the course is going to address generally the problems students के आते हैं उसके बारे में, and we'll do some queries for you. ठीक है जी। So let me begin with my introduction first. आप लोग शायद जानते होंगे मेरा नाम हुसैन है और मैंने 2011 में क्वालिफाई किया है। and by qualification I'm a chartered accountant, by heart, by passion I'm a teacher and a trainer. So I'm basically from मैंने अपनी आर्टिकल्स मेरी खत्म हुई थी, मैंने कंप्लीट की थी अर्नस्ट एंड यंग से। so and I worked with Jeddah office, Dubai office, Karachi office। उसके साथ साथ I work here as a manager as well for 1.5-2 years। ऑडिट के अंदर मैंने एडवाइजरी में और इंटरनल ऑडिटिंग में भी काम किया है, as well as I also worked with Engro as well before I left, after I left ENY। and Engro के बाद I started off my own journey of entrepreneurship। and I do trainings and I'm a certified instructional designer। मेरा काम basically is to design the learning engagements for corporates and also for students। तो मैं लर्निंग एंगेजमेंट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिजाइन करने में मेरी एक्सपर्टीज है। तो दिस इज व्हाट आई डू। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है भाई? आप लोगों को आ रही है? बाकी लोगों को फरम भाई के अलावा के लोग क्या कहते हैं? आवाज क्लियर आ रही है पाकिजा एंड एवरीबॉडी एल्स? तूबा, नैयर, खुर्रम, जुनैद, क्लियर है जुनैद? आवाज क्लियर नहीं, डिस्टॉर्शन है थोड़ी। वॉइस क्यों क्लियर नहीं है? आई डोंट नो। अभी क्लियर है? थोड़ा लाउड कर लें। अभी आवाज सही है मेरी? सही है? आवाज सही है? अब ठीक है, बेहतर है। So one last time, is my voice clear now? Yes or no? ठीक है, ठीक है, चलें, गुड है। So basically ये थोड़ा सा context है about myself। So I'm a learning experience designer, and I'm now dedicatedly an online teacher because मैं अब क्लासरूम की टीचिंग मेरी बड़ी कम हो गई। I only do trainings in classroom, and my specialty is to learn a content and deliver it in the best possible way. So this is what I do. So मेरे साथ मौजूद हैं सर अदील। सर अदील has taught a last batch with us और अमेजिंग तरीके से उन्होंने पढ़ाया है। सर अदील will introduce himself। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? खैरियत से हैं? चलिए, अच्छा, हसनैन साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन तो नाम के हवाले से बता दिया है कि मेरा नाम अदील है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपके सेशन को लाहौर से ज्वाइन करूँगा। वह प्रोफेशन भी मैं आप लोगों के प्रोफेशन से ही रिलेट करता हूँ एंड आई एम अबाउट टू क्वालिफाई दिस क्वालिफिकेशन। पिछले तकरीबन 2 साल से मैं जो है वो टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और एक सेशन जो है वो मैंने लाहौर में एक कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मैंने CFAP का पढ़ाया। फिर मैंने रिवीजन सेशन जो है वो TSB के साथ जो है वो कंप्लीट करवाया लास्ट टाइम। तो आर्टिकल्स के हवाले से मैं डिलॉयट से मेरे आर्टिकल्स कंप्लीटेड हैं और मेरा सारा टाइम जो है वो तकरीबन ऑडिट में ही गुजरा है।
तो जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर मैं एडवाइजरी में कुछ टाइम गुजारा और जो प्रोसेस री इंजीनियरिंग का जो मेरा था उसमें मेरा इंटरेस्ट था, वो मैंने 2-4 असाइनमेंट्स वहाँ पे कंप्लीट की और उसके बाद से मैंने जो है वो टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया और वो होली सोली जो है वो मैं टीचिंग प्रोफेशन में ही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मेरा जो प्लान है वो इसी को आगे लेकर के चलने का। अभी तक जो मेरी स्पेशलिटी आई हैं आवाज़ नहीं आ रही। किसी और को भी ये इशू आ रहा है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही उनको? अच्छा, इट्स क्लियर। ठीक है। अभी तक जो है वो मेरी स्पेशलिटी जो है वो बीएमएस ही है। इसके अलावा मतलब फिलहाल मैंने किसी सब्जेक्ट को जो है वो आगे लेकर के नहीं चल रहा, तो होली सोली डेडिकेटेड इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो बीएमएस को लेकर के चलने का आगे प्लान है। So this was my very brief introduction. अब the court is in Hasnan Sab's, the ball is in Hasnan Sab's court. जनाब, तो थैंक यू वेरी मच सरदील। सरदील के साथ हम मिलके इस कोर्स को कर रहे होंगे और लेट मी हैव योर इंट्रोडक्शन आल्सो। आई वांट टू हैव 4 थिंग्स। ठीक है जी, आपने हमारे बारे में सुन लिया, अब जरा अपने बारे में बताइए। 4 थिंग्स आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। वन इज एक ही मैसेज के अंदर कॉमा सेपरेट करके बताइएगा, ठीक है? योर नेम, योर अटेम्प्ट नंबर, पहले अटेम्प्ट है, दूसरे अटेम्प्ट है, कौन सी अटेम्प्ट है, ठीक है? तीसरी चीज योर सिटी एंड योर फर्म, कौन सी फर्म से आप हैं, ठीक है? ये 4 बातें, योर नेम, अटेम्प्ट, सिटी और कौन सी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से आप हैं। 4 बातें। पाकिस्तान आया फर्स्ट टाइम कराची एएफएफ, वंडरफुल। तूबा फर्स्ट टाइम कराची एएफएफ, ठीक है जी। What about others? मुजम्मिल, तूबा, मुजम्मिल कह रहे हैं तो सुनने में नहीं आ रहा। खुर्रम फर्स्ट टाइम पिंडी जीटी, ऑलराइट, पिंडी बॉय, सही है जी। और नैयर जाकिर, व्हाट यू योर इंट्रोडक्शन? जुनैद, नैयर फर्स्ट, इस्लामाबाद, आरएसएम, ऑलराइट। सो a lot of people from first attempt. सही है जनाब। So what about others? बताइए जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि we get to know about you and if there are any issues also. Don't ever attempting after Karachi buyer. अच्छा जुनैद, जो अच्छा जुनैद यासीन, I know you, सही है, पहचान लिया आपको। मैं वही सोच रहा था कि कौन से वाला जुनैद यासीन है। सही है, इतने अटेम्प्ट 5 साल के गैप के बाद। अच्छा जी, चलो। अच्छा देखिए जी, आमतौर पे आई वांट टू अंडरस्टैंड, जुनैद इज एन एक्सपीरियंस गाय और उनके अलावा भी आपने इससे पहले बीसीबीएस का पेपर भी अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है? और इस तरह के नेचर का पेपर आप अटेम्प्ट करते आ रहे हैं। सो आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू योर प्रॉब्लम्स। अभी हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, लेट्स गो डाउन टू द प्रॉब्लम्स फर्स्ट एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड आपके प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या, मतलब किस तरह के मसले मसाइल आते हैं या आ सकते हैं या सुने हो आपने अपने सीनियर्स से, जो आपको लगता है कि यार बीएमएस के पेपर में ये मसले मसाइल हैं, जरा मुझे बताइए। सुनाई क्यों नहीं दे रहा भाई? आप अपना वो माइक चेक करो। कैसे कैसे बताऊं? चेक माइक, ऑडियो। बताइए जी, लेट मी नो कि आप के स्ट्रक्चरिंग दी आंसर। बाकी से आपका जवाब मैं उठा के यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है? वेरी नाइस, गुड। एनीबॉडी एल्स? स्ट्रक्चरिंग द आंसर में क्या मसला आता है आपको? पाकिज़ा स्ट्रक्चर करने का मसला से मुराद क्या है आपको? what exactly do you mean by structuring the answer? What about others? Junaid, what do you think? मसला कहाँ पे आता है इसमें? Relating question to theory in SSM, study support material, all right. Questions को theory से relate करने का मसला एक मसला है, ठीक है जी। और बताइए। और क्या
मसला आता है आपको? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऑर्गेनाइजिंग द पेपर, जनरली गिविंग कंटेंट सिलेबस इज लेंथी, either to learn or to skim, ठीक है, that's a problem, ठीक है, either to learn or to just skim, that's a problem, ठीक है, या स्किम करें, ओन वर्ड्स में लिखें या सीखें, क्या करें? ऑर्गेनाइजिंग द पेपर जनरली, ठीक है, और पेपर ऑलवेज सीम जनरिक, ठीक है जी। जो पास करता है उसको भी नहीं पता कि वो पास क्यों करता है, जो फेल करता है उसको भी नहीं पता वो फेल क्यों कर रहा है। ये मसला होता है आमतौर पे कि पीएम के पेपर में बेहतरीन पेपर होता है, means what to write and what not to write, because questions are always are general, ठीक है जी। So these are the problems जो कि आमतौर पे स्टूडेंट्स समझते हैं कि उनको आते हैं या आ सकते हैं based on the feedback जो कि उनको सीनियर से मिलता है या उनको लगता है कि so now I'll hand this over to you जो सरदीप, और आप बताइए कि what do you say problems actually होते कौन से हैं, किस तरह के problems बच्चे फेस करते हैं। so ठीक है, और आपको क्या लगता है कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, चैलेंजेस क्या हैं? हाँ जी, पहले तो मुझे ये बताइए आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैंने अभी जो है वो हेडसेट लगाया है, तो कैन यू हेयर मी एवरीबॉडी? जी, अच्छा, एक आंसर आया है कि आप लोग मुझे सुन सकते हैं। तो मैंने जो है कुछ एग्जामिनर कमेंट से आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें निकाली है कि किस तरह के, एक तो एग्जामिनर को इश्यू आते हैं, एक तो आपके इश्यूज़ हैं कि आप लोगों ने अभी जो बताए, एक वो है कि एग्जामिनर को क्या इशू आता है, हम लोग इंशाल्लाह उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। मज़ीद मैं उससे पहले अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोग जो हैं वो अभी तक फाइनल लेवल पे कैसे पहुंच गए। अगर आपका एक इशू आ रहा है कि आपको आंसर स्ट्रक्चर करने में कोई इशू आ रहा है, तो आई वुड रेज द क्वेश्चन कि आप फाइनल लेवल तक कैसे पहुंच गए। देखिए, ये आपके जहन में डाला गया है कि आप जो है वो क्वेश्चंस के आंसर को स्ट्रक्चर नहीं कर सकेंगे। पहले तो आपने अपने जहन से ये चीज़ निकालनी है कि आप स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मोटिवेशन। आपने कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना। अब ये इनपुट आपके जहन में कैसे आता है? ये इनपुट आपके जहन में आता है दूसरों की बातें सुन करके। तो पहली बात यह है कि आप दूसरों की बातों पे फोकस करते हैं कि हम लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाए या हम लोग ये पेपर जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, लिहाजा ये पेपर बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने निकालनी है कि माइंडसेट के साथ बैठते हैं तो आपके जहन के दरवाजे सारे जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को जहन से निकालना है। अगर आप फाइनल लेवल तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब यू हैव कैपेबिलिटीज, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप फाइनल लेवल तक पहुंचे और एग्जामिनर ने इस चीज़ को रिकग्नाइज किया है। तो आप दोबारा भी बात जहन से इस चीज़ को निकाल दें कि जो है आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपकी आंखें नहीं है, आपके कान नहीं है, हाँ, आपकी टांगों में कोई प्रॉब्लम है जो आप ये पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं तो आप फाइनल लेवल पे पहुंचे ना। इसके अलावा बाकी कुछ जनरल इश्यूज जो हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। वो मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली इस सब्जेक्ट को टाइम एलोकेट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि यार जनरल सा पेपर है तो हम लोग इसको खुद से स्टडी कर लेंगे। अगर वो खुद से स्टडी करने बैठते हैं तो लास्ट मंथ में जाकर के बैठ जाते हैं और इसको स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो पहला इशू जो मुझे फील होता है, स्टूडेंट इस पेपर को सीरियस नहीं लेते हैं। अच्छा, ये तो आपका सोच है कि स्टूडेंट इस पेपर को सीरियस नहीं लेते। अब एग्जामिनर के लिए ये पेपर कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो फुल फ्लेज उसने पेपर ही बना दिया, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर समझता है कि हमें जो है वो स्ट्रेटेजी के पोर्शन में स्टूडेंट को उसके अंदर ये एबिलिटी जो है वो डेवलप करनी है कि वो स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर सके। तो ये एक उसकी बात है। दूसरा, अगर आप MSc 2 के पेपर को देखते हैं तो उस पे उसके पेपर में तकरीबन 40% जो कवरेज है वो इसी पेपर की है। बाकी 20% BFD से लेते हैं, फिर उसका 10% जो है वो टैक्स से लेते हैं और बाकी 10% जो है वो लॉ से लेते हैं। तो मेजर पोर्शन जो है वो इस पेपर का है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट को जो है वो प्रॉपरली, जिस तरह वो रिपोर्टिंग के पेपर पे टाइम एलोकेट करता है,
ऑडिट के पेपर पे करता है, BFT के पेपर पे करता है, टैक्स के पेपर पे करते हैं, हमें यहाँ पे टाइम एलोकेट करना है, प्रॉपर तरीके से हमें अपना टाइम एलोकेट करना पड़ेगा और हम इंशाल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक प्लान्ड वे में टाइम अपना एलोकेट करेंगे और आप लोगों को भी बताया जाएगा कि आप लोग जो है वो किस तरीके से अपना टाइम एलोकेट कर सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम यहाँ पे लिख दी गई है कि टाइम एलोकेशन जो है वो आती है। जो दूसरा मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपके पास नंबर ऑफ सोर्सेज हैं जहाँ से आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को मटेरियल अवेलेबल हो सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। अब प्रॉब्लम ये आता है कि यार हम लोग किस सोर्स से जो है वो पढ़ें। ICAP स्टडी टेक्स्ट है, फिर टीचर्स की बुक्स हैं, फिर जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कुछ स्लाइड्स प्रोवाइड करते हैं, तो सोर्स सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मुझे प्राइवेटली मैसेजेस आते हैं कि सर मेरा जो फर्म में जो कलीग है उसने कहा कि यार फलां किताब जो है वो बड़ी अच्छी कवर कर रही है, तो जिसकी वजह से उसने एक टीचर की किताब को छोड़ करके दूसरे टीचर की किताब को जो है वो रेफर करना शुरू कर दिया। अब अगर वो जो पहला टीचर था अगर उसी की किताब को लेकर के चलता रहता तो हो सकता है वो 3-4 चैप्टर जो है वो कवर कर लेता। उसने किताब शिफ्ट की, उसका टाइम वेस्ट हुआ, उसने फिर से जो है वो रिपीटेडली उस चैप्टर को पढ़ा, टाइम वेस्ट हो गया, डिप्रेशन में आना शुरू हो गया। तो सोर्स सिलेक्शन जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। इंशाल्लाह आपको सोर्स भी बताया जाएगा, हम इंशाल्लाह टू द पॉइंट वेरी स्पेसिफिक जिस तरीके से एग्जामिनर चाहता है इंशाल्लाह उस तरीके का मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और दूसरा मैं इस पॉइंट के साथ ये ऐड करूँगा कि जब भी आप फर्म में बैठे हों, ऑफिस में बैठे हों, क्लाइंट पे बैठे हो, तो किसी बंदे की आपने बात नहीं सुननी कि यार वो मटेरियल अच्छा है वहाँ से रेफ़र कर लो, वो मटेरियल अच्छा नहीं है वहाँ से रेफ़र नहीं करो। आप लोगों को जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ जो है एक मटेरियल को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। तो दूसरा इशू था कि आपको सोर्स सेलेक्ट करते हुए प्रॉब्लम आता है। तीसरा, अनडायरेक्टेड वे में अगर आप लोग पढ़ेंगे ना किसी भी टॉपिक को, तो वो आपका टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगा, एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, मेरी इस बात का क्या मतलब है कि अनडायरेक्टेड वे का क्या मतलब है, जब तक आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आपके टॉपिक को पढ़ते हुए आपके जहन अगर क्वेश्चंस रेज नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि आप जो है एम्बिगुअसली उस टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं। तो एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि हम लोगों ने इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक ए है तो टॉपिक ए को हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, तो क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग जनरेट किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं वो बताएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या था, मैंने तो एक बताया कि ये एक जनरल अंदाज में बताया कि स्टूडेंट्स जो है वो स्पेसिफिक होकर के नहीं पढ़ता। अगर वो टॉपिक ए पढ़ रहा है तो बस वो पढ़े ही जा रहा है, उसके ज़हन में ये नहीं आता कि एग्जामिनर मेरे से क्या पूछ सकता है, या अगर मैं टॉपिक ए पढ़ रहा हूं तो मुझे इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है और उस एक्सट्रैक्शन को अपने बैकएंड ऑफ द माइंड में मुझे वो स्टोर करना है। तो क्वेश्चन रेजिंग जो है जब आप खुद से पढ़ रहे होते हैं तो क्वेश्चन किस तरीके से मतलब क्या क्वेश्चन मुझे इस टॉपिक में से निकालने चाहिए जो एग्जामिनर मुझे जो है वो पूछ सकता है। देखिए, यू आर गोइंग टू बी इन अ बैटलफील्ड विद द ICAP, तो अगला आपका जो काउंटर पार्ट है वो किस तरीके से आप पे वार कर सकते हैं, आपको वो सीखने हैं और आप वो सीखते ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है कि आप जो है किस तरीके से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, वो जब आप पढ़ रहे होंगे आपने वो चीज़ जो है एबिलिटी अपने अंदर प्रोड्यूस करनी है। क्योंकि अगर आप एबिलिटी एंड ऑफ द मंथ पे एट द एंड ऑफ द सेशन पे जाके करेंगे तो फिर जो है आपके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा और आपकी इफेक्टिविटी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। नंबर 4, क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है, ये एक प्रॉब्लम आता है। इस प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करना है इस पे अभी हम लोग फौरी तौर पे बात नहीं कर सकते। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इंशाल्लाह जो है हम इस चीज़ को सीखते रहेंगे कि अगर एक टॉपिक ए पढ़ रहे हैं तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। यानी वो जो अभी मैंने एक कमेंट देखा कि स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम आती है, तो स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये इंशाल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी रिजॉल्व होती जाएगी अगर आप लोग हमारे कदम के साथ कदम मिला करके चलेंगे।
जैसा हम लोग मतलब जैसा आपको इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं आप उसी तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये इशू जो है ये भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। नंबर 5, एग्जामिनर कहता है कि मैं यार पूछता कुछ हूँ मुझे जवाब कुछ मिलता है। अच्छा, उसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, मैंने कुछ उसको कोट भी किया है कि एग्जामिनर कहते हैं एनालाइज करो। अच्छा, एनालिसिस एक ट्रिकी वर्ड है जो एग्जामिनर यूज करता है। स्टूडेंट क्या करता है, उसने देखा कि यार एक टॉपिक आ रहा है एनवायरमेंटल एनालिसिस पे, अंधाधुंध बस एनवायरमेंटल एनालिसिस पे लिखना शुरू कर दिया। एग्जामिनर कहता है यार मैं एनालिसिस मांग रहा हूँ, तो एनालिसिस करो। अब ये एनालिसिस का क्या मतलब है, इंशाल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। एग्जामिनर कहता है लिस्ट डाउन करो, आप उसको पूरी की पूरी कहानी जो है वो बयान करना शुरू कर देते हैं। एग्जामिनर कहता है डिस्क्राइब करो, आप जस्ट आइडेंटिफाई करके छोड़ देते हैं। तो जो एग्जामिनर ट्रिकी वर्ड्स पूछता है, जो ट्रिकी वर्ड्स यूज करता है, या एग्जामिनर जो है वो आपसे जो पूछना चाहता है, स्टूडेंट वो रिलेटिव चीज नहीं बताते। तो इस तरह के अल्फाज एग्जामिनर क्या यूज करते हैं, कौन कौन से वर्ड जो है एग्जामिनर यूज करते हैं, इंशाल्लाह हम लोग ओवर द पीरियड ओवर द सेशन हम लोग इसको देखेंगे। अच्छा, अगर डिस्क्राइब का वर्ड यूज करता है, एनालिसिस का वर्ड यूज करता है, आइडेंटिफाई का वर्ड यूज करता है, तो उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, इंशाल्लाह हम लोग सेशन के साथ साथ उसको भी देखते जाएंगे। फिर नंबर 6 है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज नहीं कर पाते। अगर एक 10 नंबर का सवाल है तो उस पर मटेरियल लिखेंगे 15 नंबर का, ओवर एफिशिएंसी आ जाती है। एग्जामिनर ने 10 नंबर से ज्यादा नहीं जाना, लेकिन आपने 15 नंबर लिख करके उस पर जो है वो 18 मिनट लगा दिए, वहां पे जो हमें 15 मिनट चाहिए थे, तो आपने 3 मिनट तो वैसे ही ज़ाया कर दिए। इसी तरह आप जहाँ पे 15 नंबर की रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट वहाँ पे 10 नंबर का लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि जी अब मैंने टाइम बचाना है, क्योंकि अभी मेरे जो 4-5 सवाल रहते हैं, उस तरीके को ये टाइम मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द पेपर। तो ये किस तरीके से हल की जा सकती है, ये प्रैक्टिस से हल की जा सकती है। इंशाल्लाह हम सेशन के दौरान अभी प्लान भी शेयर किया जाएगा आपके साथ कि हम आपको नंबर ऑफ टाइम जो है वो प्रैक्टिस सेशन से गुजारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स वो थी जो कि आपको क्लास के दौरान आती हैं, यानी जब आप लोग चीज़ें सीख रहे होते हैं, जब आप क्लास के साथ से चल रहे होते हैं, अब ये नई चीज़ें होती हैं जब आप लोग सीख रहे होते हैं, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को जो है वो दूर करना है। एक और प्रॉब्लम आती है जब आप लोग क्लासेस आपकी ख़त्म हो जाती है, सेशन आपका एंड हो जाता है, तो अब आपकी सेल्फ प्रिपरेशन का पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है। जब आप लोगों ने तकरीबन 1-1.5 माह जब आपको मिलता है, तो उसमें अब मैं कुछ यहाँ पे ऐड करूँ। जी कुछ जी चीज़ें जैसा मैं खुद भी नोट करता हूँ, आपने भी नोट किए हैं कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली बहुत जगहों पर रिलेट नहीं करते। यानी इन टर्म्स ऑफ जी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अगर आप देखें तो बहुत मरतबा आपका जो रिलेशन है ना विद थ्योरीज, वो आपका स्ट्रांग नहीं होता। यानी जो भी थ्योरीज आपके पास मौजूद है, आपके कोर्स के अंदर मौजूद है, उसकी जो रिलेशनशिप है ना, अगर कोई सवाल पूछ रहा है और लीडरशिप के ऊपर, सॉरी, अगर फॉर एग्जांपल चेंज मैनेजमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन है, तो देयर आर थ्योरीज जो हमारे स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है, हमारे करिकुलम में मौजूद है। उन थ्योरीज से आपने उस सिनेरियो को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, फॉर दैट यू नीड टू बी रियली गुड एट आइडेंटिफाइंग दोज थ्योरीज एंड रिलेटिंग इट विद द क्वेश्चंस। रिलेशन विद थ्योरीज स्टैब्लिश करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एक मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रॉब्लम होता है जो स्टूडेंट्स आमतौर पे फेस कर रहे होते हैं, जो नहीं कर रहे होते हैं आमतौर पे। या फिर एक अच्छा जवाब, ओ देखें आवाज चली गई है और लाइट भी आ चुकी है। इस बात जनाब, मेरी आवाज आ रही? जनाब, मेरी आवाज आ रही?
ऑलराइट, तो देखें एक पॉइंट जो था कि एक अच्छा जवाब जो है वो क्या होता है, हाउ वुड यू डिफाइन अ गुड आंसर। एक बीएम का अच्छा जवाब होता है कि जिसके अंदर आपने उस आइडिया को थ्योरी से रिलेट किया हुआ हो। अ गुड क्वेश्चन, अ गुड आंसर, अ गुड आंसर इज व्हेन यू हैव योर ओन एग्जांपल्स जो कि आपने दी हुई हो किसी भी आंसर, किसी भी क्वेश्चन के जवाब के अंदर। अगर आपके पास अच्छी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि आप प्रैक्टिकल एग्जांपल, भले छोटे छोटे, नहीं जरूरी नहीं कि आप पूरे पूरे पैरा लिख दें एग्जांपल्स के ऊपर, तो यू कैन जस्ट मेंशन लाइक फॉर एग्जांपल अगर कंपटीशन की बात हो रही है, कंपैरेटिव एडवांटेज की बात हो रही है, तो कोक वर्सेस पेप्सी, तो कोक का कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है और पेप्सी का क्या है। तो इस तरह से करके व्हेन यू गिव योर ओन एग्जांपल्स, देखें एग्जांपल्स वही इंसान दे पाता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एक आदमी तोते की तरह से बात कर ले फॉर एग्जांपल और डेफिनेशन सुना दे, इससे ये पता नहीं चलता कि वो कॉन्सेप्ट समझता कि नहीं समझता। अगर आपने डेफिनेशन सुना दी इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आपको है या नहीं है। तो एग्जामिनर को ये क्लैरिटी उस वक्त मिलती है जब आप एक बिल्कुल बेहतरीन किस्म की एग्जांपल उसके साथ अपने आंसर के साथ जोड़ते हैं। जब आपने अपने आंसर के साथ अच्छी एग्जांपल जोड़ी और आपने आपके आपके आंसर के अंदर रिलेशनशिप है विद द थ्योरेटिकल फाउंडेशन जो कि थियरी को मेंशन हुई है, तो फिर वो आपका आंसर जो है ना वो एक अच्छा आंसर तस्वर किया जाएगा। और फिर डेफिनेटली देयर आर सम टेक्निक्स जो कि सर अदील आप डिस्कस कर रहे होंगे बाद में इन द कोर्स के आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स क्या है और उसके अंदर उसको उसका उसका बेहतर तरीकाकार क्या होता है। तो उसके बारे में डेफिनेटली एज द कोर्स विल गो अलोंग यू विल लर्न दोस थिंग्स। नाउ कमिंग बैक, आई थिंक प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात कर ली सर अदील। हेलो सरदील, आप साथ हैं? नाउ कमिंग बैक, अब हम थोड़ा सा पास्ट पेपर एनालिसिस की बात कर लेते हैं एंड विल शो यू, लेट मी जस्ट शो यू द कोर्स। दिस इज बेसिकली, आई एम जस्ट शेयरिंग इट हियर। दिस इज आवर कोर्स फॉर बीएमएस। ठीक है जी, कोर्स की अप्रोच क्या होगी, इसका प्लान क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट फर्स्ट आई हैव टू शो यू सम पास्ट पेपर्स जो कि हमारे पास होंगे अवेलेबल। सरदील, हमने आपको खो तो नहीं दिया, आप हमारे साथ हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। Let me also check on that. Screen lost. Wait. जनाब, अब मैं विजिबल हूँ, अवेलेबल हूँ आपके साथ। आवाज आ रही है मेरी? चले, नाउ इट्स बेटर। सम पावर आउटेज जो है ना, ये तो आपको पता ही है पाकिस्तान का सूरत हाल। नाउ अब नाउ व्हेन यू लुक एट दिस कोर्स, ये हमने आपके सामने शेयर किया है। You will have a practice kit, ICAP past papers. ये ICAP की ही अपनी किताब है जो कि सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पे मौजूद है। And you will also have a book, companion book available with you, जिसमें
हम बेसिकली आपको पास पेपर एनालिसिस भी मिल रहा होगा और you will have a synopsis of our ICAP study material. देखिए ICAP की बुक तो डेफिनेटली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स जिसके बगैर हम चल सकते नहीं है, ठीक है, तो वो तो हमने नहीं छोड़नी। एट द सेम टाइम हमारे लेक्चर्स के साथ जिस सीक्वेंस के अंदर आपके पास दिस इज गोइंग टू बी द बुक एंड इसके अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर आपकी चीजें कवर हो रही हैं एंड ऑफ कोर्स इट्स फॉलोइंग ICAP विद फॉर इट्स सीक्वेंस, ताकि ICAP का जो किताब है इनडायरेक्टली आपकी वो भी कवर हो रही हो व्हेन यू आर रीडिंग दिस बुक। सही है जी। सो इसके स्टार्ट में यू विल फाइंड, ये तो खैर एक प्रेफेस है जिसके अंदर डेफिनेटली देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस फॉर यू टू फॉलो। पास्ट पेपर एनालिसिस तो वैसे लिखेंगे, देन यू विल फाइंड आउट कि इस एनालिसिस के अंदर सबसे ज्यादा जो टेस्ट होने वाला चैप्टर है वो कौन सा है पिछले 6 अटेम्प्ट्स के अंदर। तो यू विल सी कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 से आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज 93 मार्क्स। अगर आप यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखते हैं तो पिछले 7 अटेम्प्ट्स का, आई थिंक ये 7 अटेम्प्ट्स का है, 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट्स का ये एनालिसिस है, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 13, 20, ये आपके पास शुरू के जो ये कुछ चैप्टर्स हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपके आ रहे हैं। और कौन कौन से एरियाज से हैं, इफ यू लुक एट इट यू कैन सी नंबर 10 दिस इज स्ट्रेटजी। शुरू का जो एरिया है दैट इज स्ट्रेटजी, कंपैरेटिव फोर्सेस, इंटरनल एनालिसिस, कंपैरेटिव एडवांटेज। सबसे ज्यादा जो मार्क्स टेस्ट हो रहे हैं ना वो आपके शुरू के 11 चैप्टर से हो रहे होते हैं, 10-11 चैप्टर से हो रहे होते हैं। एंड देन यू हैव अ फ्यू चैप्टर्स जो कि आपके पास अगर देखें जहाँ से टेस्टिंग हो रही होती है आखिरी चैप्टर्स में से भी, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 14, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 13, ये भी आपके पास एरियाज हैं। सो ऑफ कोर्स हम अपने कोर्स कवरेज के अंदर सारे ही एरियाज को कवर कर रहे होंगे एंड माई सेल्फ एंड सरदील विल बी शेयरिंग द कंटेंट जो कि मैं और सरदील कवर कर रहे होंगे। तो ये एक छोटा सा पास्ट पेपर एनालिसिस था जिसके अंदर यू गेट टू नो कि आपके पास कितने चैप्टर्स में से कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं। ये आपके पास डेफिनेटली आपकी बुक में अवेलेबल होगा। You will also find your practice kit जहाँ पे ACCA और ICAP के different questions जो है ACCA के प्लान और PVP यहाँ से भी आपके पास questions आ रहे होंगे, so you will also get to know this। ICAP के past papers के अंदर हमने यानी practice kit में हमने ensure कर रहे हैं कि different concepts के ideas आ रहे हों। past papers के अंदर हम ensure करते हैं कि past papers के अंदर comprehensively पूरा document past papers का ही हो, उसमें कोई और वो ना हो। Now, हमारी जो अप्रोच होगी वो क्या होगी और जो हमारा प्लान होगा, आई जस्ट शेयर अ प्लान विद यू ताकि सरदील आपको फिर लेके चलेंगे कि उस प्लान को हम किस तरह से फॉलो कर रहे होंगे। सो आई जस्ट टेक यू थ्रू। दिस इज द प्लान, ठीक है जी। सो सरदील ओवर टू यू, प्लीज एक्सप्लेन अस कि ये प्लान हम कैसे फॉलो कर रहे होंगे और दरमियान में टेस्टिंग मैकेनिज्म क्या होगा और किस तरीके से हम चल रहे होंगे, प्लीज। जी अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि हमारी किताब में, हमारी जो BMS की किताब है जो कि ICAP स्टडी टेक्स्ट है, उसमें तकरीबन 20 चैप्टर्स हैं। तो हम लोगों ने इन 20 चैप्टर्स को जो है वो 5 सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड किया है। वो डिवाइड हम लोगों ने क्यों किया है, जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। इसके डिवीजन के पीछे भी एक लॉजिक है।
अच्छा, उसमें एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जामिनर ने तकरीबन 2015 या 14 की बात है, एक 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उस पे बात करो, यानी डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सिर्फ सिंगल लाइन में उसने 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा। अगर आप इस पूरी की पूरी स्टडी टेक्स्ट को जो है आप स्टडी करो तो आपको कहीं पे भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उस पे मटेरियल नहीं मिलेगा। तो ये रीज़न थी कि मैंने पूरी की पूरी किताब को जो है हम लोगों ने 4-5 सेगमेंट्स में जो है हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब ये सारे के सारे सेगमेंट्स जो हैं ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो हम लोग जो है इंशाल्लाह पहले चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और जो है जो हसनैन साहब पढ़ाएंगे, और हम लोग इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस वाला प्लान वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। कुछ चैप्टर जो है वो सर हसनैन पढ़ाएंगे, कुछ चैप्टर जो है वो मैं लेकर के चलूँगा। अच्छा, जैसे ही एक सेगमेंट कंप्लीट होता है, जैसे कि आप लोगों को इस वक्त जो है वो स्क्रीन पे स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस नज़र आ रहा है, इसमें तकरीबन 5 चैप्टर्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, 3 to 16 एंड 17। अब ये इसमें 16 और 17 क्यों जो है वो ऐड किए गए? ये तो लास्ट पे चैप्टर आते थे, लास्ट पे चैप्टर आते हैं। क्या एग्जामिनर को समझ नहीं आया कि यार ये जो मुझे है चैप्टर जो है इसको 4-5 का नाम देना चाहिए? ये आपके जहन में सवाल आ सकता है। तो अगर एग्जामिनर ने ये सारा काम करना था तो फिर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे आनी थी? टीचर ने फिर क्या करना था? तो ये है रिलेशनशिप, कि ये सारे के सारे चैप्टर्स किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। इस पे कि ये कैसे रिलेट कर रहे हैं, हम लोगों ने एक सेपरेट सेगमेंट जो है वो रखा है, जो कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस के नाम से आपको नजर आ रहा होगा। जो ऊपर आपको सेक्शंस नजर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, 3 to 16 एंड 17, हम लोग इंडिविजुअल चैप्टर्स को लेकर के चल रहे होंगे कि इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या कहता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या कहते हैं, कंपैटिटिव फोर्सेस के चैप्टर में क्या लिखा है, हमने उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, और चैप्टर नंबर 16 में रिस्क एनालिसिस हमें क्या कहते हैं, और फिर फाइनली हम लोग रिस्क को किस तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। इंडिविजुअली चैप्टर्स में हसनैन साहब भी आपको बता रहे होंगे, मैं भी इंशाल्लाह आपको पढ़ा रहा हूँगा। तो फाइनली जो है हम लोग एक कंप्रीहेंसिव रिवीजन रखेंगे। इसमें फ़ायदा क्या होगा? एक तो जो चैप्टर्स इंडिविजुअली आप लोगों ने पढ़े वो एट अ वन गो आपको रिवाइज हो जाएंगे, और एक बड़ी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि किस तरीके से ये सारे के सारे चैप्टर जो है वो रिलेट करते हैं। अच्छा, ये रिलेशनशिप की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अब जो आने वाले दिनों में एग्जामिनर हमारे सामने आ रहा है वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिकली ओरिएंटेड हो रहा है। तो हमें जो है वो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना है। तो प्रैक्टिकली तभी देखा जा सकता है जब आपके सामने एक बड़ी पिक्चर हो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो वेरी मच क्लियर हो। तो ये उसी वक्त होगा जब आप जो है एक चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट कर सके, जब आप चैप्टर्स एक दूसरे के साथ रिलेट कर सके तो आपके सामने जो है वो चीज़ क्लियर हो सकती है। अच्छा, दूसरा इस सेशन में हम लोग क्या कवर करेंगे कि पास पेपर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि पास पेपर में किस तरीके से एग्जामिनर ने जो है वो क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं और हम लोग जो है वो किस तरीके से एग्जाम को लेकर के चल सकते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। और तीसरे जो चीज़ होगी कि प्रैक्टिकली यानी प्रैक्टिकली नहीं कहना चाहिए, एग्जाम में एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो सवाल करते हैं तो एप्लीकेशन के जो सवाल होंगे हम लोग उसको किस तरीके से हल करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं बात कर रहा था कि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डिस्क्राइब करो, एग्जामिनर पूछता है कि लिस्ट डाउन करो, एग्जामिनर कहते हैं कि आइडेंटिफाई करो और उसको लिस्ट डाउन करो और उसके साथ एग्जाम्पल्स दो। तो ये तो सीधे सीधे सवाल हैं। एनालिसिस का सवाल आ जाता है तो हम लोग देख रहे होंगे इस सेशन में कि किस तरीके से हम लोग जो है वो एनालिसिस के इस रिक्वायरमेंट को या एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस को हम लोग किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, अप्लाई किस तरीके से कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करना। सवाल पैदा होता है कि क्या एग्जामिनर ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा कि जो बार बार मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, एग्जामिनर जो रिसेंट ट्रेंड शो कर रहा है उसने अभी मेरा ख्याल है 3-4 अटेम्प्ट्स पहले की बात है, उसने तकरीबन 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन फ्रेम किया। क्वेश्चन सिंपल सा था, उसने कहा जी आप मुझे बताइए कि पेस्टल एनालिसिस जो है ऊपर दिया गया जो सिनेरियो उस पर कैसे परफॉर्म होगा।
अब आपको पता है कि पेस्टल में आपने अच्छा खासा रट्टा फॉर एग्जांपल अगर मारा हुआ है, आपने जो पहले 5 चैप्टर्स पढ़े हैं, रट्टा लगाया, अच्छा खासा रट्टा लगाया है, लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते जो सिनेरियो आया है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग इंशाल्लाह इस सेशन में ये देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये अब हमारा इंडिविजुअली हम लोग चैप्टर्स को लेकर के चल रहे होंगे, फिर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कर रहे होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के साथ हम लोग पास पेपर्स को देख रहे होंगे, पास पेपर्स के देखने के बाद फिर हम लोग देख रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वी डू नॉट एम टू बी द मास्टर, हम लोग को पीएचडी नहीं कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब बात आती है कि प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस कैसी होगी। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ब्लैक हाईलाइटेड एरिया है कि हर सेगमेंट एंड पे हम लोग जो हैं एक टेस्ट लिया करेंगे। आपका वो टेस्ट जो है वो बिल्कुल जो है उसमें कोई डिस्क्रिप्शन वाला सवाल नहीं होगा, उसमें कोई एनालिस्टिंग वाला सवाल नहीं होगा, उसमें बिल्कुल केस स्टडीज होंगी, 3-4 केस स्टडीज होंगी जो कि आप लोगों को सॉल्व करनी होगी। अच्छा, केस स्टडीज क्यों होंगी? देखिए, मैंने पहले बात की, यू आर गोइंग टू बी इन अ बैटलफील्ड विद द आई कैप, तो आपने अपने मध्य मुकाबिल को हराना है। तो वो तभी आप उसको जो है वो हरा सकते हैं अगर आपके अंदर उससे ज़्यादा पावर है। तो अब पावर बिल्डिंग के फेज से आप लोग गुजरने लगे हैं, तो ये तभी होगी अगर आपको मुश्किल फेज से गुजारा जाए, ताकि आपको आई कैप का जो पेपर है उसमें आसानी हो सके। तो इस पर केस स्टडीज़ आएंगी। इंशाल्लाह हम लोग केस स्टडीज़ फ्रेम करके आपको जो है वो क्वेश्चन दिया करेंगे, फिर उसका आंसर भी इंशाल्लाह शेयर हो जाया करेगा और फिर हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस भी कर लिया करेंगे। तो हर सेगमेंट एंड पे आपको जो है वो एक टेस्ट के फेज से गुजारा जाएगा और फाइनली आपको सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, सर इसको थोड़ा सा नीचे करिएगा, एंड पे लेकर के जाइएगा। हाँ, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि फाइनली हम लोग जो है मॉक एग्जाम जो है वो कंडक्ट करेंगे। आपके 2 मॉक एग्जाम हो गए। एक जैसे ही आपका सेशन कंप्लीट होता है आफ्टर 15 डेज जो है हम लोग अभी प्लान करेंगे आफ्टर 15 डेज, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 15 डेज हम लोग उसका जो है वो एक मॉक एग्जाम कंडक्ट कर लें। अच्छा, वो मॉक एग्जाम आपका हो जाएगा, फिर उस पर आपको फीडबैक मिल जाएगा, आपको आपकी अपनी वीकनेसेस जो हैं या वीक एरियाज जो है वो पता लग जाएंगी। आप उस वीक एरिया को फर्दर इम्प्रूव करके दोबारा दूसरे मॉक एग्जाम में बैठेंगे इंशाल्लाह। तो फर्दर आपको जो है एक तो इम्प्रूव्ड एबिलिटीज़ के साथ अपने दूसरे मॉक एग्जाम में आएंगे, फिर दूसरे मॉक एग्जाम जो है उससे गुजरने के बाद आपको मज़ीद जो है पता लग जाएगा कि यार मेरे वीक एरियाज मज़ीद बाकी कौन से रह गए हैं। तो आपके पास जो है वो इम्प्रूवमेंट के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप एक फुल फ्लेज अंदाज में जो है वो एग्ज़ाम में जा कर के बैठ सकते हैं। तो ये था कि हमारा प्लान जो था कि हम लोग इस तरीके से इस सेशन को लेकर के चलेंगे। बाकी आपके एंड से प्लानिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। बाकी अब सर हसनैन के पास है कि वो इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहे तो ही कैन कैरी ऑन। आई थिंक आपने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको रन थ्रू करा दिया और इसमें the important thing is to follow the sequence and also I want to let you know कि हम किस अंदाज में इसका तरीक़ाकार क्या होगा, how to go about it. So of course if you have taken our financial reporting or auditing courses तो उसमें आपको अंदाजा होगा कि हम हमारा तरीक़ाकार क्या होता है आमतौर पे। तो if I just share the screen with you जहाँ पे you can, so this is your course, this is your course, this is your LMS which we call EDBox, EDBOX. तो ये जो EDBox है, this is going to be your LMS जहाँ पे आपके पास तमाम जो चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है जी। This is a place जहाँ पे आमतौर पे आपके webinars होंगे, जो सर अदील will cover his areas with webinars. तो live webinars के ज़रिए से और आपको पास पेपर की प्रैक्टिस और अपने एरियाज को कवर कर रहे होंगे, जो कि उनका अपना एरिया है वो अपना वर्क एरिया कवर वहाँ से कर रहे होंगे। आई विल बी डूइंग, तो यहाँ पे जो भी वेबिनार्स होंगे सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। अगर कोई डिस्कशन है, जो डिस्कशन फोरम्स है हमारे, दिस इज ऑल्सो एन एरिया जहाँ पे आप अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। यू कैन कम्युनिकेट विद योर कोलीग्स एंड विद योर स्टाफ, विद योर क्लासमेट्स, तो आप वहाँ पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। अभी हमने खैर उसको ओपन नहीं किया है,
स्टडी प्लान के अंदर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे आपके पास स्टडी प्लान होगा, वीक वाइज आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, वीकली बेसिस के ऊपर सरजील की भी क्लासेस हो रही होंगी लाइव, और मेरे भी लेक्चर्स यहाँ पे लर्निंग क्लास के ऊपर आपके पास अवेलेबल होंगे। सो यहाँ पे 13 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 12 मिनट, 7 मिनट की वीडियोस, इस तरह से मेरे क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यार जब मैंने जहाँ पर, जैसे अगर आप देखिए तो कुछ जगहों पे मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का कहा गया है, और कुछ जगहों पे मैंने कहा है कि सिर्फ आपने इसको वॉच करना है। तो जहाँ पर प्रैक्टिस है, जैसे यहाँ पे 20 मिनट की प्रैक्टिस है, तो वहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी है, और जहाँ पे वीडियोस देखने की है वहाँ पे आपने देखना है। तो यू विल सी यहाँ पे प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन है, जहाँ पे वॉच करना है। सो एट टाइम्स व्हाट आई डू इज कि मैं पहले कहता हूँ आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर मेरा आंसर देखें, तो वहाँ पर ये काम करना है, सही है, वहाँ पे डंडी नहीं मारनी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छा ये वीक वाइज आपके पास वर्कलोड आ रहा होगा, ठीक है, कितने घंटे के लेक्चर्स हैं और क्या है। दिस इज दीज आर द लेक्चर्स जो कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। सो आई विल बी कम्युनिकेटिंग एंड आई विल बी डिलीवरिंग लेक्चर्स वाया रिकॉर्डेड स्टूडियो लेक्चर्स जो कि आपके पास अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल if I just this lecture, ये किस तरह से आपके पास आ रहा होगा। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन की वीडियो है, दिस इज अ क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल भी होगा आपके अपने यानी किताब के अंदर, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी माय एक्सप्लेनेशन। Make them satisfied. All right. Interest low and power high. So now moving on to the trade unions. Trade unions के बारे में आपको क्या ख्याल है? I'm sure ये ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में सही कहा होगा कि ट्रेड यूनियंस जो है इनकी पावर भी आमतौर पे हाई है, बिकॉज गवर्नमेंट भी इसमें इंटरेस्टेड है एंड इंटरेस्ट भी इनका हाई है. यू हैव टू कीप देम, ये आर द की प्लेयर्स. ये This is how I will be delivering lectures, जहाँ पे मैं आपको लर्निंग क्लास के ऊपर डिलीवर कर रहा हूँ। सरदील will be going live with our Zoom. Republic whatever, ठीक है. So ये हमारे पास कुछ है, हमारे पास यहाँ पे इस सिचुएशन है. They want to bring this change. They want to make sure, they want to make things difficult for the local workers. लेकिन on the top of it होता ये है कि गवर्नमेंट जी चाह रही है कि ठीक है जी. So this is going to be the method जो हम follow कर रहे होंगे. You will also have solutions here. You will also have some MCQs जिसको आप लेके अपने conceptual clarity और questions को भी solve कर सकते हैं. So ये basically area है. So you will have lectures जो कि यहाँ पे you will have industry case studies जो कि हम यहाँ पे आपके लिए डाल दी हैं. कुछ हमारे पास फॉर एग्जांपल wherever we feel के जो प्रैक्टिकल, जैसे माइकल पॉटर है, उसके अपने इंटरव्यूज के कुछ क्लिपिंग्स जो कि रेलिवेंट है हमारे कोर्स से, तो हमने वो भी आपके लिए डाले हुए हैं. तो ये कोर्स को डिज़ाइन बड़ा इस अंदाज से किया गया है कि हमारे कोर्स क्लियर हो जाए. ऑलराइट जी, हम बात करते हैं जो फिफ्थ फोर्स है, विच इज राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स. और डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, और यही फोर्स जो होती है वो स्पेशली डिस्ट्रक्टिव होती है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, एज पॉटर सेज, बिकॉज स्पेशली जब वो जो कंपटीशन जो ये बेसिकली सिनेरियो है, वो प्राइस वॉर के ऊपर होता रहता है. इफ इट ग्रेविटेट्स डाउन टू द प्राइस वॉर, डेफिनेटली दैट बिकम्स अ रियल लॉस टू द बिजनेस. ठीक है जी. तो ये हमारे पास मेथोडोलॉजी है. द बुक विल बी डिलीवर्ड टू यू इन हार्ड कॉपी, जिसके जरिए से आप इस बुक के साथ प्लस दीज लेक्चर्स जो कि सरदील के होंगे और मेरे होंगे, इनके साथ हम पढ़ रहे होंगे.
पास्ट पेपर की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, विल आल्सो लेट यू नो टेक्निक्स एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डन। इस किताब के अंदर आप ये बिल्कुल ही जो आईकैप किताब है उस बुक के ही फॉर्मेट के अंदर इसको सिनॉप्सिस बनाए गए हैं। एंड देयर इज आल्सो, यू विल आल्सो नोटिस देयर इज अ स्पेस हियर, यानी आपको साइड में स्पेस नजर आ रही होगी। ये जो स्पेस है राइट साइड के ऊपर, दिस इज अ स्पेस फॉर यू टू राइट डाउन योर ओन एग्जांपल, जो कि मैंने जैसे रदील अपने लेक्चर्स के अंदर दे रहे होंगे। तो आप अपने इसी स्पेस को फॉलो करते हुए यू कैन राइट योर एग्जांपल्स, यू कैन फिल आउट दिस एरिया। एग्जाम में देखें ना, एग्जाम में रिवीजन के लिए ना एक आईकैप जो स्टडी टेक्स्ट है वो मेरे ख्याल में 700-800 पेजेस की है। कितने पेज की हो गई है पता नहीं, इतनी पेज की कुछ है। तो अगर आप उसको एज अ सोर्स बनाएंगे ना टू रिवाइज, ये आपके लिए मुश्किल काम होगा। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है दैट यू मेक अ शॉर्ट बुक और समरी और अपने नोट्स बनाए, तो सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपके अपने नोट्स हो, वो आपके अपनी चीज होती है और वो आपके अपने हाथ से जब लिखे हुए होते हैं ना, तो उसको उसकी रिवीजन उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन अगर आपको हेल्प करने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे इसको सिनॉप्सिस काइंड ऑफ बना दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि किताब के अंदर है हमारी बीएमएस की बुक के अंदर, उसके जरिए से हमने यहाँ पे सिनॉप्सिस बनाया। सही है। अब इस लेट्स सपोज यहाँ पे 3 बातें आ रही, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, विजन स्ट्रेटजी, फंक्शन स्ट्रेटजी। If I am teaching this topic, so I will definitely be giving you a lot of examples on these things. So आप वो examples साइड में लिख सकते हैं, ताकि उसके बाद फिर आपकी जो किताब की तैयारी हो रही होगी ना, वो एग्जाम्पल्स आपको सिर्फ किताब की एग्जाम्पल्स नहीं है, वो जाहिर सी बात है हमारी अपनी एक्सपीरियंस है और नॉलेज है। आई एम एन ओडी कंसल्टेंट, तो मैं बहुत सारी मल्टीनेशनल के साथ बहुत सारे लर्निंग एंगेजमेंट्स के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, उनके कल्चरल चेंज के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, एथिक्स पे काम कर रहा होता हूँ। तो अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, जो कि मैंने मुख्तलिफ तरह की मल्टीनेशनल के साथ काम किया है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो उन तमाम तरह एक्सपीरियंसेस को यूज करते हुए, बिकॉज ऑफ मी बीइंग एन कंसल्टेंट एंड अ ट्रेनर, तो मैं उन तमाम तरह एग्जांपल्स को यूज करते हुए फिर आपके सामने जो भी बात कर रहा हूँ वो बड़ी कंटेम्प्रेरी और रेलेवेंट और प्रैक्टिकल और लोकलाइज्ड एग्जांपल्स हैं। सो एंड सेम गोज फॉर अदील सर, अदील। तो ये है बेसिकली। सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड और एनी पॉइंट दैट यू वांट टू ऐड सर अदील, प्लीज गो अहेड। नहीं सर, इंशाल्लाह ये कॉम्प्रिहेंसिव है, आप इसको कैरी ऑन करिए। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। मेरे फिलहाल ऐसा कोई पॉइंट है जो कि मैं ऐड करना चाहता हूँ। We are here to answer your questions. If you have any questions, please let us know in group chat. Is this going to be BMS last attempt? नहीं भाई, BMS कंटिन्यू होगा, BMS कंटिन्यू होगा, ऐसा नहीं है कि लास्ट अटेम्प्ट है। BMS खत्म नहीं कर रहे, BMS के अंदर कुछ चेंजेस लेके आएंगे, वो होंगी। क्लासेस डेली नहीं होंगी, क्लासेस कुछ जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो आपके पास अवेलेबल होंगे, वो वीकली बेसिस पर अवेलेबल होंगे। सर अदील की क्लासेस आई थिंक 2 हो रही होंगी, आई डोंट नो, ये सर अदील बताएंगे मेरे ख्याल में आपको बेहतर। जी अभी हम लोगों ने इसको प्लान करना है, वो प्लान इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। मैक्सिमम जो है वो 2 या 3 क्लासेस पर वीक जो है वो हो रही होंगी इंशाल्लाह। तो वो जो भी प्लान होगा वो टाइमली और अकॉर्डिंगली आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? सर मैं इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट से मैं पूछना चाहता हूँ। हेलो, क्या आपको आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो टीएसपी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम लोगों ने तो बता दिया कि हम लोग क्या करवाएंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? If anybody wants to speak, you can unmute yourself and speak as well. तो मसला नहीं है।
सिंपल वन लाइनर दिया है इन्होंने भाई मुजम्मिल ने। मुजम्मिल कह रहे हैं भाई पेपर पास करा दो बस, बाकी खैर है, बाकी की खैर है। मुजम्मिल कह रहा है पेपर पास कराओ बस भाई, पेपर बाकी सब नॉलेज वॉलेज गई भाड़ में। सही है जी। तो बिल्कुल ऑफ कोर्स इट्स अ प्राइमरी गोल, इसमें कोई शक नहीं है, पेपर तो डेफिनेटली क्लियर करना है और एंड ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो एग्जैक्टली द ओनली इशू इज परफॉर्मिंग इन दोस 3 आवर्स एंड द, और वो 3 घंटे में परफॉर्म आप उस वक्त कर पाएंगे जब आप ये मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पेपर चेक कराएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी डेफिनेटली। तो सिर्फ लेक्चर सुनने से भी और किसी और को जैसे मुझे या अदील को सॉल्व करते हुए भी पेपर पास नहीं होगा, यानी उसको हमें आप जितना भी देख रहे हैं ना पेपर पास करते हुए, यानी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो आप उस वक्त में आपकी कॉन्फिडेंस में इजाफा नहीं होगा जब तक आप खुद उसको देख के खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे और मॉक एग्जाम फॉलो नहीं करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। It is heard that BMS syllabus is going to change in 2021. If this is the case, should I take the classes or wait for the next session as my attempt is December 2021? I think you should wait. आप वेट करें। Oppo A57 आपके जो सवाल आया है मोबाइल कंपनी की तरफ से वो ये आया है कि भाई आप, मेरे ख्याल में आप वेट करें। बिल्कुल फर्रुख, इफ यू आर द सेम फर्रुख महमूद, आई नो यू। तबीयत कैसी है आपकी? ग्रेट। So it's important to clear this attempt. Yes, it's important. Clear करें भाई, फाइन, मतलब निकालें इसको, खत्म करें और अगले चेंजेस वगैरह को मत देखें। अभी आप इसमें क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जिनकी अटेम्प्ट ही बाद में, डेफिनेटली उनको मैं कहूँगा कि आप 6 महीने बाद पे क्लास लें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जिनकी अभी अटेम्प्ट है एंड दे वांट टू जस्ट गेट डन विद दिस, आई वुड से जनाब। Any more questions? So if there are no more questions, let's conclude this. You can always get in touch with me at this number. This is my WhatsApp number. Sarbir can also give his number, and you can always get in touch with us. I will be able to help you out, and I look forward to see you all in our next batch, so that we can stay in touch and we can help you clear exams. ठीक है जी? बैच हमारा आई थिंक इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, सो यू विल स्टार्ट गेटिंग दीज लेक्चर्स फ्रॉम दिस वीक एंड यू विल आल्सो बी, इस एलएमएस के अंदर हम तमाम रेलेवेंट मटेरियल जो है ना आप शेयर कर देंगे। यू विल गेट योर बुक्स बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और द एंड ऑफ दिस मंथ, बट सेफली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो आपको अपनी किताबें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है? सो दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन, तो ये होने के बाद फिर हम उसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है जी?